गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं सुशील आप सभी का अपने परिवार बीट एग्जाम्स पर स्वागत करते हैं। आज की क्लास थोड़ी कम चलेगी क्योंकि मैं लेट हूं और आगे भी क्लासेस हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को हम सभी। और आज की क्लासेस में क्या है कि कल हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, आप सभी को याद होना चाहिए। और टेंस में हमने कॉन्सेप्ट अधिकतर बता दिए थे, तो कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं, बस आज क्वेश्चन ही करने हैं हम लोगों को। और कॉन्सेप्ट आपको अधिकतर हमने आपको समझा दिए थे कॉन्सेप्ट के बारे में। और क्या है कि आज क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है ना। आर्टिकल भी हो चुका था, टेंस हो चुके थे, 8 क्वेश्चन तक आपको हमने करवा दिया था। कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको बता दिया था। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक न्यू कॉन्सेप्ट है। और वो क्या कॉन्सेप्ट है इस बात को आप देखो। अगर क्वेश्चन नंबर 9 में बात करें अगर हम सभी, तो ये जो बाय द टाइम आता है पास्ट के साथ, तो बाय द टाइम का मीनिंग होता है बिफोर, यानी पहले। एक एज अ कंजंक्शन ही यूज किया जाता है। कौन सा? बाय द टाइम। हमने क्या कहा कि एक एज अ कंजंक्शन ही बाय द टाइम यूज किया जाता है, और जिसका मीनिंग होता है क्या? बिफोर। और बिफोर मतलब क्या? पहले। तो अगर कभी भी आपके साथ बाय द टाइम आ जाए, तो आपको इस बात को याद रखना है, क्योंकि आपको देखो नॉर्मल किताबों में पढ़ने को बहुत ही कम मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अगर तो आपने बिफोर और आफ्टर को तो पढ़ करके रखा हुआ है। कल हमने आपको पढ़ाया था पिछली वाली क्लास में। हमने ये कहा था कि आफ्टर और बिफोर में कई बार कंफ्यूजन होता है कि किधर पास्ट परफेक्ट लगाएं, किधर पास्ट इंडेफिनिट लगाएं। क्योंकि हमें पढ़ा इस टाइप से दिया जाता है कि जो एक्शन पहले होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो एक्शन बाद में होगा उसके लिए क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। मतलब कुछ इस तरीके से तो पढ़ा दिया जाता है, बट कंफ्यूजन हो जाता है कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट होगा या आफ्टर के पहले होगा। तो हमने एक तरीका बताया था, एक नमोनिक बताया था, याद होना चाहिए कि देखो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, इस वजह से आफ्टर के बाद क्या लगाएं? हैड। बिफोर का मतलब होता है पहले, इस वजह से बिफोर से पहले क्या लगाएं? हैड। आफ्टर का मतलब बाद में, इस वजह से आफ्टर के बाद हैड लगाएं। बिफोर का मतलब पहले, इस वजह से बिफोर से पहले हैड लगाएं। जो एक साइड बचे उसके लिए क्या लगा लो? पास्ट इंडेफिनिट लगा लो। पास्ट इंडेफिनिट यानी क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो एक साइड बचे उसके लिए क्या? पास्ट इंडेफिनिट लगा लो। और पास्ट इंडेफिनिट कहने का मतलब क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आप ये बताएं, ये तो हमने आपको समझा दिया था, ये चीज हमने आपको बता दी थी, ये बात हमने आपको सिखा दिया था। सिखाना क्या था? आज बाय द टाइम सिखाना है। अगर कभी भी बाय द टाइम आए तो बाय द टाइम का मीनिंग होता है बिफोर। और आप कहना कि बिफोर का मतलब यह है कि बाय द टाइम से पहले क्या लगाएं? हैड लगाएं। और बाय द टाइम के बाद क्या लगाएं? पास्ट इंडेफिनिट लगाएं। पास्ट इंडेफिनिट लगाएं। इस बात का आप ख्याल रखें। अब देखो कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे बिफोर कंजंक्शन को हम पहले भी यूज कर सकते हैं, तो कॉमा लगा करके पास्ट परफेक्ट बाद में। सेम बाय द टाइम को अगर कभी ऐसा यूज किया गया जाए कि सेंटेंस से पहले सेंटेंस यहीं से स्टार्टिंग हो, तो बाय द टाइम के साथ क्या? बाय द टाइम के साथ क्या? पास्ट इंडेफिनिट। और कॉमा लगा करके क्या करें? पास्ट परफेक्ट मतलब हैड लिखें। हैड का मतलब क्या होगा? पास्ट परफेक्ट हो गया। हैड का मतलब क्या हो गया आपका? पास्ट परफेक्ट हो गया। इस टाइप से बना ले। इस टाइप से आप क्या करें? इस टाइप से आप बना ले। बात समझ में आ गया? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब कहना कि सेम वही चीज इसने लिख रखा है कि बाय द टाइम को पहले लिख रखा है। तो हमने कह दिया कि बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर। यानी क्या? कि जब हम टिकट को पाए और सिनेमा थिएटर में क्या किए? एंटर किए। तो जो शो था वो पहले ही शुरू हो चुका था, मतलब जो एक्शन होगा
इससे पहले ये वाला एक्शन हो चुका था। अब कहना कि ये किस में रखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में रखा जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट में रखा जाएगा मतलब क्या लिखो कि इसका पैसिव तो बन नहीं सकता बिगिन का, तो हैड ऑलरेडी बिगन। बिगिन की फॉर्म ये होती, बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगिन, बिगैन और क्या, बिगन। ये बिगिन की फॉर्म होती है। ये क्या होती है आपकी, बिगिन की फॉर्म होती है। बिगिन, बिगैन और क्या, बिगन, ये आपकी बिगिन की फॉर्म होती है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10। वैसे देखा जाए तो ये वर्ब का है, लेकिन टेंस भी वर्ब का ही टॉपिक होता है, तो यहीं ही एक क्वेश्चन हमने रख दिया कि वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ, यानी हमने फिजिकल ग्रोथ के सारे मैकेनिज्म को क्या है, डिस्कस कर लिया है। इस बात को भी आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से कि अगर कभी भी हैव की फॉर्म आ जाए, हैव, हैज, हैड, हैविंग, क्या हैज, हैड और हैविंग, तो अगर कभी भी आपके साथ क्या हैव की फॉर्म आ जाए तो आप करना कि इसके साथ हम क्या लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल कहने का मतलब क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सॉरी, पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल कहने का मतलब क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लाइकवाइज आपको यह भी याद रखना है, लाइकवाइज ये भी याद रखना है कि अगर कभी भी आपके साथ, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन यहां से सवाल जरूर है, पूछा जाता है। यहां से हमने कहा सवाल जरूर है, पूछा जाता है। तो अगर कभी भी आपके साथ डू, डज, डिड या फिर कोई भी मॉडल्स आ जाए, मॉडल्स यानी क्या, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, स्टार्ट, टू, नीड, यूज, टू, डेयर। हमने क्या कहा, डू, डज, डिड और कोई भी मॉडल्स, मॉडल्स यानी क्या, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, स्टार्ट, टू, नीड, यूज, टू, डेयर। तो आप कहना कि इनके साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या, इनके साथ प्रेजेंट फॉर्म लगाई जाती है। अब इतनी बात याद रखना, अब इतनी बात याद रखना। अब कहना कि वी हैव डिस्कसिंग मत करना, आप कहना कि वी हैव डिस्कस्ड। आंसर नंबर क्या बना लेना, ए बना लेना। और आप क्या लिखना कि वी हैव डिस्कस ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ, हमने फिजिकल ग्रोथ के सारे मैकेनिज्म को क्या है, डिस्कस कर लिया है। आंसर क्या करें, ए कर लें और ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें, गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये बताना, नॉर्मली आपने इस टाइप से पढ़ रखा है कि अगर आपकी जो प्रिंसिपल क्लॉज है, इधर क्या लिखो, प्रिंसिपल। अच्छा, क्लॉज के बारे में थोड़ा सा समझ लो। कंजंक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, सभी को पता है। एक होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होगा क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। और एक क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। देखिए, जो कोऑर्डिनेटिंग, अगर कभी भी आपके पास दो चीजें हैं, अगर कभी भी आपके पास दो चीजें हैं, उनमें से एक बात को आप समझ जाए तो इसका मतलब यह है कि बची हुई दूसरी चीज वही होनी चाहिए। अगर इसमें हमें यह पता चल जाए कि कोऑर्डिनेटिंग क्या है तो जो बचेगा वो सब सबऑर्डिनेटिंग है, तो कोऑर्डिनेटिंग कहने का मतलब क्या, फैन बॉयज, फैन बॉयज, ये है कोऑर्डिनेटिंग। एफ को क्या कह लेंगे, फॉर, ए को एंड कह लेंगे, एन को नॉर, बी बट, ओ और, वाई एट और एस क्या, सो। अगर ये कोऑर्डिनेटिंग है हमें पता चल गया, तो अदर देन कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग के अलावा, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि अदर देन फैन बॉयज, फैन बॉयज के अलावा जो आपका बचेगा वो सब क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग होगा। अब एक बात और समझना, इसी में कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग अभी इतनी ही नीड है। अब समझना क्लॉज को। क्लॉज कितने टाइप का होता है, तो आप कहना तीन टाइप का होता है। एक तो होगा प्रिंसिपल क्लॉज, एक होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज
और एक क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और एक क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट और क्या, कोऑर्डिनेट। प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट और क्या, कोऑर्डिनेट। ये क्लॉज अपनी तीन टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है, तीन टाइप की अपनी क्लॉज होती है। तो आप कह लेना ये क्लॉज कितनी टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है अपनी। अब आप ये बताना कि इन तीन टाइप की क्लॉज में, अब इस बात को समझना, आपने इस बात को तो समझा होगा कहीं ना कहीं कि अगर कभी भी आपकी, एक हमने लिख दिया प्रिंसिपल, एक हमने क्या कर दिया प्रिंसिपल, और एक कर दिया कोऑर्डिनेट या फिर सबऑर्डिनेट, दोनों में से कोई भी एक, कोऑर्डिनेट या फिर क्या, सबऑर्डिनेट, दोनों में से कोई एक। अब इतना कहना कि देखो, अगर कभी भी आपकी जो प्रिंसिपल क्लॉज है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज कभी भी आपकी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, प्रिंसिपल क्लॉज अगर आपकी कभी भी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी अकॉर्डिंग टू मीनिंग, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी में भी हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। बट अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपकी पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में ही होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, वो ये है कि अगर कभी भी प्रोवर्ब आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए या फिर कोई ट्रुथ आ जाए, ट्रुथ कहने से मतलब क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, ट्रुथ कहने से मतलब क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए। तो अगर कभी भी आपकी प्रोवर्ब आ जाए या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, तो आप ये कह लेना कि प्रोवर्ब और यूनिवर्सल ट्रुथ आने के केस में आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखेंगे, क्योंकि जो ट्रुथ होते हैं, जो प्रोवर्ब होती हैं, उनको ऑलवेज किस में रखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखा जाता है। उनको ऑलवेज किस में रखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखा जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि उनको ऑलवेज किस में रखना है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना है। बात सभी को समझ में आ गया ये? बोलो हाँ या नहीं। बात सभी को समझ में आ गई? चलो, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब सुनो। आप कहना नॉर्मली होना तो ऐसा चाहिए कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अच्छा, सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचानेंगे? तो आप कहना कि अगर ये कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज में से कोई भी आया हो, तो इसके बाद आने वाली क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। और अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया हो, तो इनके बाद आने वाली क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कह दिया जाता है। मतलब क्या कि अगर कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया हो, तो इनके बाद आने वाली क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज को छोड़ करके कुछ भी आया हो जोड़ने का, वो सबऑर्डिनेटिंग होगा, और इनके साथ क्या, इनको क्या कहा जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कह लिया जाता है। अब कहना कि ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये दैट क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो बाद में आने वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। बट एक बात बताना, ये तो एक ट्रुथ है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा लगाती है, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है, ये एक क्या है, ट्रुथ है। अगर ट्रुथ है तो हमें टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखना है, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। आगे देखिए, सम ऑफ द पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट, हमने कहा कुछ लोग स्ट्रीट पर खड़े थे। वॉच क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच को देख रहे थे, जबकि अन्य लोग क्या थे, बैठे थे। एक बात बताना, अगर इसने ऐड कर रखा है कि सम ऑफ द पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट, अब आप ये बताए, हमने कहा कुछ लोग स्ट्रीट पर क्या थे, खड़े थे। अब ये बताना कि जो वॉचिंग क्रिकेट मैच, जो क्रिकेट मैच वो देख रहे थे, वो खड़े वाले ही लोग तो देख रहे थे। मतलब इसके लिए सब्जेक्ट और ये वर्ड तक क्या है, क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है।
अगर ये वर तक कॉमन है तो वर के अकॉर्डिंग यहां पर अगर स्टैंडिंग है तो आपको यहां भी कहना चाहिए कि क्या होना चाहिए, वॉचिंग होना चाहिए। आपको यहां भी कहना चाहिए क्या होना चाहिए, आपका वॉचिंग होना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? चलो, क्या बात समझ में आ गई है? चलो, अगला सवाल देखें। Nowadays, आजकल, he teaches physics because the teacher of physics has been absenting himself for a month. अब कहना कि देखो एक बात बताना कि फॉर अ मंथ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाया है, बिल्कुल ठीक है, बट गलत यहां पर है। नाउअडेज एक बात कहना कि अगर कुछ कीवर्ड्स आ जाए, जैसे कौन कौन से, अगर आपके साथ कीवर्ड्स आ जाए, नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, करेंटली, करेंटली, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, दीज डेज, नाउअडेज। अगर कभी आपके साथ ये ऐसे कुछ कीवर्ड्स आ जाए तो इनके साथ क्या लगाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। अब ये बताना कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा किसको जाता है, तो कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस ओनली एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड होता है। ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑलवेज वैलिड होता है। तुमने क्या लिखा कि यहां पर हमने आपको ये बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बात समझ में आया? अब ये बताना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाया जाता है, ये बात आप सभी ध्यान में रखना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा किसको जाता है कि टेम्परेरली गोइंग ऑन एक्शन। कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा किसको जाता है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है किसको कि टेम्परेरली गोइंग ऑन एक्शंस। ऐसा एक्शन जो टेम्परेरी समय के लिए जारी हो। हमने क्या कहा कि ऐसा एक्शन जो कि टेम्परेरी समय के लिए जारी हो, उसे क्या कहना आप सभी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कह लेना। उसे क्या कहना आप सभी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कह लेना, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कहना कि देखो अगर यहां पर नाउ अ डेज वर्ड आ गया तो हमें लगाना चाहिए कि ही इज टीचिंग फिजिक्स। ही इज टीचिंग फिजिक्स, वो फिजिक्स पढ़ा रहा है। क्योंकि जो फिजिक्स के टीचर है वो खुद एक महीने से क्या है, अब्सेंट है, अनुपस्थित है। वो क्या है, अब्सेंट है, अनुपस्थित है। फिजिक्स के टीचर खुद एक महीने से अनुपस्थित है। चलो, क्या आप सभी ने इस बात को कर लिया? अगला देखिए, मेनी ऑफ माई फ्रेंड विश टू कम हियर। हमने कहा कई सारे मेरे दोस्त चाहते हैं यहां पर आना, टुडे आज, बट नन ऑफ देम अराइव्ड एट, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। अब एक बात कहना आप सभी कि अगर आप सभी के साथ कभी भी ऐसा आ जाए, सो फॉर, एट, टिल नाउ, until now, until now, until now,
अगर आपके साथ कभी ये चीजें आए कीवर्ड्स, तो इनके साथ क्या करना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना। प्रेजेंट परफेक्ट कहने का मतलब क्या, हैज और हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव और हैज लगा करके क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। एट का यूज आपको याद रखना पड़ेगा कि एट देखो एक कंजंक्शन भी होता है और एट एक एडवर्ब भी होता है। अगर ये वर्ड कंजंक्शन है तो इस वर्ड की मीनिंग होती है बट अगर ये कोई एडवर्ब है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, और इसके साथ क्या होगा, ये ऑलवेज नेगेटिव या किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा, किसी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगेगा। और इसके साथ जो टेंस लगाना वो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना। प्रेजेंट परफेक्ट कहने का मतलब क्या, हैज या हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म करना। हैज या हैव लगा करके क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म करना। तब आप क्या लिखेंगे कि मैनी ऑफ माई फ्रेंड विश टू कम हियर टूडे बट नन ऑफ देम। अब नन ऑफ देम नेगेटिव है तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब नन ऑफ देम के अकॉर्डिंग आप क्या कर लो, हैव अराइव्ड एट। आंसर नंबर कौन सा, चलो कर लिया आपने। अगला सवाल देखें 15 नंबर का। कुछ सवाल इसमें और भी है, नहीं अभी 23 तक सवाल है, आज टेंस का एक कंप्लीट करवा देते हैं। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम। अगर कभी आपके साथ ऐसा लिखा गया हो दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ है, तो इनके साथ नो डाउट दिस इज द फर्स्ट टाइम अगर कभी ऐसा लिखा गया हो तो इनके साथ नो डाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है कि आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आंसर नंबर सी कहना कि आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। कर लिया आपने। अगला देखें, द अर्थ इज अट्रैक्टिंग एवरीथिंग डाउनवर्ड। अगर कभी भी आपके साथ क्या हो, कोई प्रोवर्ब हो या कोई ट्रुथ हो, जैसे आप कहना कि पृथ्वी हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के कारण, तो ये क्या है, एक ट्रुथ है। अगर ये ट्रुथ है तो इसके साथ क्या लगाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करना, और आंसर नंबर ए होगा। और क्या लिखना, अट्रैक्ट्स। अगर कभी भी किसी प्रोवर्ब या कभी भी किसी ट्रुथ की बात की जाए, वो साइंटिफिक हो या फिर वो जियोग्राफिकल ट्रुथ हो या फिर मैथमेटिकल ट्रुथ हो, उसके साथ क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करेंगे। द अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग डाउनवर्ड। अगला देखें, कीट ने ऐसा कहा। अब ये एक प्रोवर्ब होता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी वॉज अ जॉय फॉर एवर, मतलब सुंदर चीजें हर जगह खुशी ही फैलाती हैं। ये ऐसा एक कोटेशन कीट साहब ने, जॉन कीट साहब ने कहा था, एक ऐसा कोटेशन। तब कहना कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मतलब जो ब्यूटी होती है, थिंग होती है, सुंदर वाली चीजें होती है, वो हर जगह सुंदरता ही फैलाती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अगला देखो, अब हमने क्या बताया, श्याम हैज सबमिटेड द प्रोजेक्ट एट, मतलब श्याम ने प्रोजेक्ट को सबमिट कर दिया। एक बात बताना, एट का यूज नेगेटिव के साथ किया जाता है। अगर एट लगा है तो मैं इसे नेगेटिव तो बना सकता नहीं, क्योंकि एरर को करेक्शन करने के लिए उसकी मीनिंग को चेंज मत करना। अब कहना कि ऐसा करो, एट को ही हटा दो और क्या लगा लो, सो फॉर लगा लो, फिर भी तब भी
इसका भी मतलब वही होता है, बट डिफरेंस ये है कि सो फॉर का यूज पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव किसी में भी कर सकते हैं, जबकि एट का हम लोग नहीं कर सकते। जबकि एट का यूज हम लोग नहीं कर सकते। चलो कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ही इज टेकिंग अ बाथ एवरी डे। अगर कभी भी किसी हैबिचुअल एक्शन की बात की जाए या किसी फ्रेक्वेंट एक्शन की बात की जाए, जो आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा है, आगे आने वाले समय में भी होगा, तो फ्रेक्वेंट एक्शन की बात की जाए, किसी मैथमेटिकल ट्रुथ की बात की जाए, साइंटिफिक ट्रुथ की बात की जाए, तो इनके साथ क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाया करो। तो क्या लिखना, ही टेक्स अ बाथ एवरी डे। हु बिल्ड द ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया। अब कहना कि ताजमहल अगर कभी भी आपके साथ किसकी बात की जाए, एस्टर्डे कह लिया जाए। अगर कभी भी क्या एस्टर्डे कह लिया जाए, लास्ट कह लिया जाए, अगो कह लिया जाए, अगो कह लिया जाए, एस्टर्डे लास्ट अगो, एस्टर्डे कह लिया जाए, लास्ट कह लिया जाए, अगो कह लिया जाए, इन पास्ट कह लिया जाए, इन चाइल्डहुड कह लिया जाए, या फिर कोई पास्ट का टाइम हो, या फिर कोई पास्ट टाइम हो, पास्ट इवेंट भी हो सकता है, पास्ट इवेंट भी हो सकता है, और इसके साथ हिस्टोरिकल पास्ट भी हो सकता है। अब कहना कि हिस्टोरिकल पास्ट ये है कि हु बिल्ड द ताजमहल, इनके साथ डेफिनेट रूप से क्या करना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना। पास्ट इंडेफिनिट कहने का मतलब क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट कहने का मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना। पास्ट इंडेफिनिट कहने से मेरा मतलब क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना। तब आप ये कहना कि हु बिल्ड द ताजमहल, ताजमहल को बनवाया किसने। तब आप ये लिखना कि हु बिल्ड द ताजमहल, तो आप कहना बिल्ड कहना गलत होगा, यहां पर मैं बिल्ट कहना चाहिए क्योंकि ये हिस्टोरिकल पास्ट। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, अब कहना है कि ये तो फ्रेक्वेंट एक्शन है। हर सुबह आई गेट अप, गेट अप फ्रेक्वेंट एक्शन है, मतलब जो एक्शन डेली हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आई गेट अप एट 4 o'clock, मैं 4 बजे उठता हूं, बट लेकिन टुडे आज। अब ये बात मैं अभी कह रहा हूं तो ये बात हमारी पास्ट बन चुकी। तो फ्रेक्वेंट एक्शन ये था, बट ये फ्रेक्वेंट एक्शन नहीं, लेकिन ये फ्रेक्वेंट एक्शन नहीं है। अब ये पास्ट का एक्शन हो गया, लेकिन आज मैं कितने बजे, 7 बजे उठा। आज मैं कितने बजे उठा, 7 बजे, और अभी बज रहे कितने, 12। बात समझ में आया, आगे देखिए। हैज हैव हैड के साथ ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग आप रंग रैंग मत करना, रंग लिखना। रिंग रैंग और क्या रंग होता है, रिंग रैंग और क्या रंग होता है। तो आप क्या लिखना, रंग कहना, आंसर नंबर सी बनाना। क्लियर हुआ। अगला देखिए सवाल, आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट। अगर आपका कभी भी ये प्रेजेंट में है, तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज कभी प्रेजेंट में, तो सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में हो सकती है। बट अगर प्रिंसिपल क्लॉज ही पास्ट में हो और सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट में कोई प्रोवर्ब या कोई ट्रुथ ना हो, तो वो क्या बनेगा, पास्ट में ही बनेगा, यानी ही वॉज एट फॉल्ट। ही वॉज एट फॉल्ट, आंसर नंबर बी करना, और लिखना क्या, बी इज द करेक्ट आंसर। और लिखना क्या, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब देखो, कंडीशनल सेंटेंस से आज नहीं, मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा आपको कम पढ़ा है, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज मैं लेट भी हो गया कुछ कारणों की वजह से, चलो ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल अगेन हम सब स्टार्ट करते हैं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।